आप सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सबके लिए गर्व सम्मान का दिन है। हम सबके लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का दिन है कि हम आजाद भारत में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे पुरखों ने कभी सोचा नहीं होगा कि आज भारत इतना शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा। मैं समझता हूं बहुत लोगों के तप के कारण आज ये दिन है और ये आगे कैसे मजबूत हो, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। भगवान हम सबको शक्ति दे। ये गणतंत्र दिवस की बहुत बड़ी बात है। आपको ध्यान होगा 26 जनवरी 2017, आज से 2 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि हम में से बहुत सारे लोग अंडमान निकोबार गए हैं। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले मैंने एक बात कही थी अंडमान निकोबार के बारे में कि वहां पर 3 आइलैंड हैं जो हमारी आंखों को चुभते हैं। एक आइलैंड का नाम है, अब तो है नहीं कहूंगा मैं, वैसे था। एक आइलैंड का नाम है हीरोज आइलैंड। ये वो हीरोज के नाम पे जिसने रानी लक्ष्मीबाई की हत्या की थी। दूसरे आइलैंड का नाम था हैवॉक आइलैंड और तीसरे का नाम था नील आइलैंड। नील और हैवॉक 2 आर्मी के ऑफिसर्स थे ब्रिटिशर्स के, जिन्होंने कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर गोलियां चलवाई और हजारों लोगों के हत्यारे थे वो। 3 हत्यारों के नाम और आजाद भारत के 70 साल तक उनके नाम पे आइलैंड रह गए। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अजीब सी बात थी कि हीरोज के नाम पे एक आइलैंड बने, उन्होंने बनाया ब्रिटिशर्स ने। तो जब 2 साल पहले मैंने एक घटना का उल्लेख किया था तो आज मैं सोच रहा था कि रानी लक्ष्मीबाई के हत्यारे का एक आइलैंड था और सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक बहुत ही अच्छी कविता लक्ष्मीबाई के बारे में लिखी। और मैं समझता हूं स्वतंत्रता संग्राम के कितने ऐसे सेनानी होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको उस कविता ने प्रेरणा दी, और उसमें इस आदमी का उल्लेख आता है। आप सबने सुनी होगी वो कविता की, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, छिनी हुई आजादी की कीमत हमने पहचानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसका आगे का बहुत अच्छा पहरा है। इसका सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखते हैं कि पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी तब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। यानी एक हत्यारा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के 3 हत्यारों के नाम पे आइलैंड्स के नाम थे। ऐसा 2017 में मैं जब बातचीत की थी तब मैंने कहा था। और एक अच्छा काम हो गया कि 30 दिसंबर 2018 को भारत की सरकार ने तीनों नाम बदल दिए। अब हीरोज आइलैंड का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड। अब हीरोज आइलैंड का नाम है नेताजी सुभाष आइलैंड। दूसरा हैवॉक आइलैंड का नाम है स्वराज द्वीप और नील आइलैंड का नाम है शहीद द्वीप। मैं समझता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं हम सबके लिए बहुत ही गर्व सम्मान की बात है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। 3 हत्यारों के नाम के आइलैंड बदल गए और आज अंडमान निकोबार जाएंगे तो हमारे मन में वो चुभेगा नहीं जो हर भारतवासी के मन में चुभते थे आइलैंड्स। टूरिज्म के लिए जाते थे तो लोग दिखाते थे, उनके बारे में बताते थे। अंग्रेजों के टाइम में शायद रहा होगा, लेकिन आज इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। 70 साल होते होते एक बहुत बड़ा काम देश में हुआ। और एक और अच्छा काम हुआ, पिछले साल दिल्ली में दारा शिकोह के नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया। आप लोग में से बहुत सारे जानते होंगे कि दारा शिकोह जो थे वो औरंगजेब के भाई थे। इतना बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने उपनिषद का पर्शियन में अनुवाद किया। उन्होंने इतने ज्यादा भारतीय ग्रंथों का पर्शियन से फिर इंग्लिश में हुआ और पूरे विश्व में जो भारत गया उसमें बहुत बड़ा योगदान दारा शिकोह का है।
लेकिन उनके नाम पे दिल्ली में कोई सड़क नहीं थी। तो ये घटना क्या हुई कि दिल्ली में आज उनके नाम पे एक सड़क है। दारा शिकोह ऊपर होंगे, वो भी सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं कभी तो मेरे बच्चों ने मुझे याद किया। इसमें ना मैंने ये क्यों बात बताई, ये भी एक अच्छी घटना है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि छोटी घटना है, नहीं छोटी नहीं, बहुत बड़ी घटना है देश के लिए कि दारा शिकोह के नाम पे एक सड़क आज बनी देश के अंदर। गुजरात में एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं गुजरात के, गुणवंत भाई शाह। वो कॉलम लिखते हैं गुजरात के अखबारों में। तो जब मैं गुजरात में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर था तो वो मेरे पास आए और हमारे एक युवा उत्साही गुजरात के नेता हैं जिगर इनामदार, वो भी उनके साथ आए। उन्होंने कहा कि गुणवंत शाह जी आपसे मिलना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर एक सड़क होनी चाहिए दारा शिकोह के नाम पे। उसके साथ अभी तक भारत ने न्याय नहीं किया। मैंने कहा गुणवंत भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि एक प्रयास हमको मिलकर करना चाहिए। गुणवंत शाह पद्मश्री हैं, अच्छा नाम है गुजरात के साहित्य में उनका। तो मैंने कहा ऐसा करो, प्रपोजल तो आप ड्राफ्ट करो। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं जंग साहब उस समय थे, उनसे आप बात करो, इसमें जंग साहब एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो एक प्रपोजल हम लोगों ने ड्राफ्ट किया। सिग्नेचर तो मेरे थे लेकिन मेहनत तो गुणवंत भाई शाह की थी, आइडिया भी उनका था, सब कुछ उनका था। और हम लोग दिल्ली आए और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई। तो उन्होंने उस समय उस प्रपोजल को बहुत सराहा कि नहीं ये होना चाहिए दिल्ली के अंदर। प्रपोजल आगे बढ़ा, फिर दिल्ली की सरकार ने सपोर्ट किया उस प्रपोजल को कि दारा शिकोह के नाम पे कुछ होना चाहिए। और फाइनली दिल्ली की सरकार के सहयोग से और उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब के सहयोग से पिछले वर्ष ही अच्छा काम हुआ कि अब दिल्ली के अंदर दारा शिकोह के नाम पे एक सड़क है। दारा शिकोह तो जो खुश होंगे, हम सब के लिए बहुत गर्व सम्मान की बात है। ये दो अच्छी घटनाएं मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊंगा। तो पिछले 70 वर्ष में भारत का संविधान हमारे पास है, अनेकों बार इसकी परीक्षा हुई है, लेकिन संविधान अपनी हर परीक्षा में खरा उतरा है। जब जब कोई प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ, चाहे वो संकट के रूप में था, चाहे वो चैलेंज के रूप में था, चाहे आशीर्वाद के रूप में था, संविधान ने उसका उत्तर हमको दिया। लेकिन यदि कहीं कमी रह जाती है तो हमारे में कमी रह जाती है, उसके बच्चों में कमी रह जाती है कि हम उसका ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। संविधान 70 साल में अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतरा है, पर हम शायद उसकी अपेक्षाओं पे पूरी तरह खरे नहीं उतरे हैं। ये हम सबको सोचना चाहिए, देश के बच्चों को सोचना चाहिए। आज 70 साल बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक बहुत शक्तिशाली व्यवस्था का लोकतंत्र है। और ये इसके बेसिस पे संविधान जो हमारी शांति का प्रतीक है, हमारे शक्ति का प्रतीक है, हमारे उल्लास का प्रतीक है और हमारे आगे बढ़ने की अपेक्षाओं का वो एक डॉक्यूमेंट है। और अनेक देशों को भारत का संविधान प्रेरणा देता है। तो एक इतिहास की छोटी सी बात बताता हूं इस संविधान के बारे में। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा थी, ये 6 दिसंबर 1946 को बनी। आजाद भारत होने से पहले बन गई थी ये। 6 दिसंबर 1946 को बनी और 9 दिसंबर को, उसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। कहां पर हुई? सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के। आजकल जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है वहां पर ये हुई। उसको कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बोला गया उस समय। वहां पर पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने उस बैठक का बहिष्कार किया। पहली बैठक थी, मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया और सच्चिदानंद सिन्हा को उसका सबसे पहला स्पीकर बनाया गया। आप सब जानते हैं बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके स्पीकर हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर हुए राजेंद्र प्रसाद जी। उसके जो चेयरमैन सिन्हा साहब थे, वहां से मामला शुरू किया उन्होंने और टोटल 2 साल 11 महीने और 17 दिन, 2 साल 11 महीने और 17 दिन काम हुआ इस भारत के संविधान को बनाने में। 11 सेशन चले, 165 दिन 11 सेशंस के अंदर ये काम हुआ और जो प्रारूप आया हमारे सामने संविधान का, भारत ने इसको अडॉप्ट किया, भारत के लोगों ने इसको अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, जिसको आजकल हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अब उसका तो काम 1950 में खत्म हो गया, लेकिन चुनाव हुए 52 में, तो 2 साल तक
यही इसी को ट्रांसफॉर्म किया गया और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भारत की पहली प्रोविजनल पार्लियामेंट बनी, जहां तक कि देश 1952 तक चला। आप में से कुछ सोचते होंगे मैं क्यों बता रहा हूं, इसमें भी एक बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं। इसके जो सदस्य थे 389 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें से 292 मेंबर्स तो चुन के आए थे, अलग अलग पूरे देश से चुन के आए थे। 93 ऐसे मेंबर्स थे जो नॉमिनेटेड हुए प्रिंसली स्टेट्स ने किए, और 4 ऐसे थे, उस समय कमिश्नरीज होती थी, चीफ कमिश्नर हुआ करते थे 4 जगह। दिल्ली में एक चीफ कमिश्नर होते थे जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाते हैं, चीफ कमिश्नर हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम में। 4 ऐसे थे, उन्होंने नॉमिनेशन किया। दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान, यहां से 4 लोग आए। ये सब मिलाकर 389 लोगों का एक ग्रुप बना। आपको हैरानी होगी कि उस समय के जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं सब इसके सदस्य थे, 2 आदमी नहीं थे इसके सदस्य। उस समय के जो भी प्रभावशाली राजनीति में, समाज सेवा में व्यक्ति थे, कहीं ना कहीं से चुनकर या नॉमिनेशन से वो उसके अंदर थे। एक तो महात्मा गांधी उसके सदस्य नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे महात्मा गांधी, और दूसरे जिन्ना भी उसके मेंबर नहीं थे। जिन्ना भी उसके मेंबर नहीं थे, महात्मा गांधी उसके मेंबर नहीं थे। तो क्या हुआ, और आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे कि अंबेडकर जी भी उसके मेंबर नहीं थे। अंबेडकर जी बंबई से इलेक्शन लड़े थे इसके लिए, लेकिन वो चुन के नहीं आ पाए थे वहां से। लेकिन आवश्यकता महसूस हुई, और उस समय जोगिंदर मंडल एक बहुत बड़े नेता होते थे ईस्ट बंगाल के नेता थे जोगिंदर मंडल। तब उस समय जोगिंदर मंडल और कुछ लोगों के सहयोग से वो बंगाल से चुनकर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोबारा आए, री इलेक्ट होके आए। और जब देश आजाद हुआ, उस समय तक कितने महीने थे, 6 महीने तो काम हुआ उस समय। आप दिसंबर से ले लीजिए और अगस्त तक आजादी हो गई। जब आजादी हो गई तो जो लोग वहां से चुन के आए थे, जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो अंबेडकर साहब की तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबरशिप चली गई। उनके पास 2 ऑप्शन थे कि जहां जो मेंबर है वहां जा सकता है। तो जो मंडल साहब थे, जोगिंदर मंडल साहब, वो भी ईस्ट, वहीं से उनका भी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां चली गई थी, तो वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हो गए और पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। जोगिंदर मंडल, जो कि अंबेडकर साहब को लाए इसके अंदर, वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। लेकिन अंबेडकर साहब ने वहां जाना स्वीकार नहीं किया। आप व्यक्तित्व देखिए, पहले तो उन्होंने जाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं भारत को छोड़ के नहीं जा सकता, इससे मैं किसी भी उसका मेंबर ना रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन मैं उस असेंबली में नहीं जा सकता। इस घटना को बहुत सारे लोग अलग तोड़ मोड़ के भी बात कर सकते हैं, पर जो इसका जो मर्म है वो समझने की बात है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, और वो रिफ्यूज किया और वो फिर से मेंबर नहीं रहे। लेकिन जो 6-8 महीने उन्होंने इतना अच्छा काम किया, हर बहस में पार्टिसिपेट किया, तो वहां के लोगों को लगता था कि ये आदमी अंदर होना चाहिए इसमें। और उसी समय बाई चांस क्या किया, MR जयकर एक थे, बॉम्बे स्टेट से चुन के आते थे, उनसे सरदार पटेल ने सीट खाली कराई थी, और वो सीट पुणे की कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजाइन कराया गया, उनको खाली कराई थी, ताकि वहां से मावलंकर साहब, दिल्ली में एक हॉल है मावलंकर हॉल, आप लोग जानते होंगे, तो MV मावलंकर साहब को वहां से चुन के आना था उस सीट से, ताकि वो असेंबली में लें। बाद में चेयरमैन बने वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कुछ समय उन्होंने भी काम किया। तो मावलंकर साहब से रिक्वेस्ट की गई कि आप छोड़ दीजिए, अंबेडकर साहब को अंदर लेके आना है। मावलंकर साहब शायद नाराज भी थोड़े हुए होंगे या नहीं हुए, ऐसी घटना नहीं मिलती, लेकिन अंबेडकर साहब फिर वहां से पुणे वाली सीट से अंदर आए, और बाद में जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसको चेयरमैन बनाया गया। तो मैं समझता हूं आज 70 साल के बाद में अंबेडकर साहब को बहुत बहुत बधाई, संविधान सभा के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई। हम सभी आभारी हैं और अपने को गर्वित महसूस करते हैं कि एक संविधान हमको मिला, बहुत लोगों की मेहनत उसमें रही, और ड्राफ्टिंग में जो सबसे उस समय के विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको एक काम सौंपा गया। इसको हाथ से लिखा है ओरिजिनल। आप में से कितनों ने संविधान देखा है, ओरिजिनल देखा है कभी? इस सभा में बैठे किसी ने देखा है? नहीं देखा है। हमको देखना चाहिए, मेरे ख्याल से हमको DTU को भी एक विजिट ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। ये हाथ से लिखा हुआ है ओरिजिनल, और लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और उन्होंने इटैलिक स्टाइल में ब्यूटीफुल कैलीग्राफी से इसको लिखा है, बहुत सुंदर। और हर पेज पर शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने इसको सजाया और संवारा है। ऐसा एक ये बहुत ही अद्भुत डॉक्यूमेंट है। पार्लियामेंट में अगर हम विजिट करें वहां पे भी देखा जा सकता है, थोड़ी सी कॉपीज उसकी ओरिजिनल बनी थी। मैं समझता हूं हमको अपने जीवन काल में जरूर देखना चाहिए। आपको जब उसके पन्नों को आप देखेंगे तो आपको एक ना एनर्जी मिलती है देख के कि
ऐसा है, तो वो हम सबको अपने जीवन में देखना भी चाहिए। मैं समझता हूं हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इस पे कोई स्टेप्स लें ताकि हम सब लोग उसको देख सकें, ओरिजिनल जो लोगों ने उसको बनाया। लेकिन सबसे अच्छी बात उसमें देखिए, बात क्या है कि सबके लिए जस्टिस हो। जस्टिस फॉर व्हाट? जस्टिस फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस भी कई तरह का है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। देन लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बोलने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट दैट ऑल, and fraternity, assuring the dignity of individuals and unity and integrity of the nation. इतनी अच्छे व्यवस्थाओं के बीच में सबके लिए एक समग्र चीज बने, ऐसा उन्होंने सोचा। संविधान ने बहुत काम किया कि पूरा ये देश, विविधताओं से भरा देश, एक अखंड राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बन रहा है। तो ये उस समय के लोगों की दूरदर्शिता और संविधान की महिमा और हम सबका संविधान के प्रति समर्पण के कारण हुआ है। एक बार मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं। संविधान तो मैं बार बार कहा अच्छा काम कर रहा है, करता भी है, लेकिन काम उसको इंप्लीमेंट करने में हम थोड़ा बहुत गलती करते हैं। संविधान बनाने वालों को तो देश की बहुत चिंता थी, बहुत चिंता थी, इसीलिए उन्होंने हर सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि 70 साल आते आते ये परिस्थिति भी कभी देश में बनेगी कि अपनी चिंता करने वाले ही बढ़ जाएंगे, देश की चिंता करने वाले बचेंगे नहीं या बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने यदि कल्पना की होती तो इसकी भी व्यवस्था करके गए होते। वो सब तो देश प्रेम से भरे हुए लोग थे। इतना बड़ा आजादी का आंदोलन हुआ, बलिदानी परंपरा हुई, उनके अंदर जो भाव था, देश के लिए प्यार था, लगाव था, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी भी कोई परिस्थिति हो सकती है भारत के अंदर कि उनके बच्चों के बीच में यह बात करनी पड़े कि देश की भी चिंता हमको करनी चाहिए। अपनी अपनी चिंता करने से बात बनेगी नहीं, ऐसा इसकी कमी खलेगी। लोग ये सोचते हैं हर चीज में मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है, हर चीज में सोचते हैं कि व्हाट कैन आई गेट आउट ऑफ इट। कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे और उसके बाद राष्ट्रपति नहीं भी रहे वो, तब भी वो एक बात किया करते थे सिस्टम के लिए कि जब भी कोई आदमी आता है तो कायदे में क्या होता है, दो ही चीज होती है, व्हाट कैन आई गिव एंड व्हाट कैन आई टेक। कहता है ज्यादातर आदमी सोचते हैं व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम द सिस्टम, सब लेने लग जाते हैं, देने को कोई तैयार नहीं होता उसके अंदर। यहीं से सारी समस्या खड़ी होती है। और कलाम साहब के जीवन को देख के आप मान सकते हैं कि उन्होंने पूरे जीवन सिर्फ देने का काम किया, लेने का काम उसमें से नहीं किया, क्योंकि मिलेगा तो है ही, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। आपको मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, सम्मान, सब कुछ मिलेगा आपको यदि आप देने में लगेंगे तो इससे द्रवित होकर शायद किसी कवि ने लिखा बहुत अच्छा, ऑल्दो किस फ्रस्ट्रेशन में लिखा मैं ये तो नहीं जानता, पर बहुत एक बात लिखी किसी कवि ने, बहुत अच्छी तो नहीं कहूंगा, एक बात लिखी, फिर उसको बात करता हूं। अच्छा तो मैं नहीं कहना चाहिए मुझे। उन्होंने कहा कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले, सीता खुद ही रावण ललकारो, राम नहीं आने वाले। यानी 70 साल बाद ये हालत हो जाए। एक कवि ये लिख रहा है कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले, कि कोई सहायता नहीं आएगी आपको अपनी सहायता खुद करनी है। ये तो ठीक है कि हर एक को अपनी सहायता करनी चाहिए, पर भाई है, देश है, समाज है, राष्ट्र है, ये सब आपकी सहायता को क्यों नहीं आएंगे? उनको आना चाहिए। अगर किसी रावण को केवल सीता क्यों ललकारे, हम सब मिलके क्यों ना ललकारें उस रावण को? अगर ये परिस्थिति और इस पे गीत लिखे जाने लगे देश के अंदर, तो समझिए, क्योंकि कवि थोड़ा आगे चलता है, जो आने वाला है उसको पहले भांपता है और वो लिखता है। तो मैं समझता हूं ये चेतावनी है कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले, रावण खुद ही सीता खुद ही रावण ललकारो, राम नहीं आने वाले। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है कि दूसरे सहायता को नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं सोचा था किसी ने। जिस पे विपदा आएगी वही लड़ेगा, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और ऐसे तो समाज की रचना भी किसी ने सोची नहीं होगी संविधान बनाने वालों ने, नहीं तो वो इसकी भी व्यवस्था करके जाते। ये हमको सोचने की जरूरत है ना कि आक्रमण है तो अकेला आदमी उसको झेलेगा, दूसरे नहीं साथ में आएंगे। चाणक्य ने आज से कितने बरस पहले वो अच्छी बात कही थी। 300 बीसी में करीब करीब चाणक्य थे। 300 बीसी में चाणक्य ने जब कहा था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बच्चे जो बैठे हैं उनके लिए विशेष है ये। इतने बरस पहले हमारे महान पूर्वज चाणक्य ने कहा था
क्या कहा था चाणक्य ने? किसी को ध्यान है? जो मैं कई बार वैसे दोहराता भी हूं इस बात को, दुष्ट लोगों की दुष्टता से ज्यादा सज्जन लोगों की निष्क्रियता से देश, समाज और राष्ट्र का नुकसान होता है। ये जो निष्क्रियता है कि हमको क्या पड़ी है, अपने पास नहीं आएगा ये प्रॉब्लम, उसका है। जब हम एकजुट होकर नहीं करते तो पहले भी इतने युद्ध हारे हैं, कल भी हारेंगे हम। इसको एकता में रखने का काम संविधान तो करता है, पर हम कहीं चूकते हैं। उसकी भावनात्मक एकता की मैं बात कर रहा हूं। इस पर हम सबको, देश के बच्चों को बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि इतना स्वार्थ अगर हावी हम रखेंगे, ये देश के हित में नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अभी पिछले दिनों दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए और कन्वोकेशन पे बोलते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि राष्ट्रभक्ति है क्या? क्या वो केवल सीमा पे देश की रक्षा करना, जब परिस्थिति है तो वो भी है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज में देश की रक्षा हम तो नहीं कर रहे, वो 10 लाख की फौज कर रही। देश की चुनौतियों से निपटना, उनके सॉल्यूशंस बनाना, प्रोवाइड करना भी तो देश के बच्चों का काम है। आज देश में उन्होंने एक एग्जांपल लिया कि सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, तो उस बेरोजगारी की समस्या के लिए कैसे जॉब क्रिएट हो, ये कौन सोचेगा? देश के इंटेलिजेंट, पावरफुल, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है, वही तो सोचेंगे। अगर सब उस दिशा में जाएंगे तो आज देशभक्ति की नई नई एक्सटेंडेड डेफिनेशंस हैं जो बहुत जरूरी हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं जिससे आपको समझोगे कि व्यवस्था बिगड़ी कैसे। 1700 से 1900 तक, 200 बरस तक, 1700 ईस्वी से 1900 तक भारत की जनसंख्या थी 12 करोड़। 200 साल तक करीब ये 12 करोड़ रही, और 1900 से 1947 34 करोड़ हो गई। यानी 1700 से 1900 तक 12 करोड़ से 27 करोड़, 200 साल लिए डबल होने में। 1900 से 1947 जब आजाद हुए थे तो 34 करोड़ थे, पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के। 1970 में हम हो गए 54 करोड़, पाकिस्तान बांग्लादेश हटा के। 70 साल लगे डबल होने में, और इसको डबल होने में लगे 34 साल। 2004 में हम हो गए 108 करोड़। इतने सारे लोग, इतनी एस्पिरेशंस, इतनी एक्सपेक्टेशंस के लिए अगर देश को आगे बढ़ना है तो उतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना भी तो देशभक्ति है। इसीलिए जब उन्होंने डीटीयू को कहा कि आप देखिए कि आपके बच्चे जो यहां से निकलते हैं कितनी जॉब क्रिएट करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज अगर हम ये भी सोचें कि किस तरीके से हम जॉब, जब हम यहां से पढ़ के निकलेंगे तो हम जॉब क्रिएट करने की दिशा में क्या काम करेंगे, यहां हम ट्रेनिंग कैसे देंगे। जो टीचर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इसमें किस तरह से रीओरिएंट किया जा सकता है सारे मामले को, जो कि देश के भी हित में हो और सबके हित में हो। पर यह होगा कैसे? जब देश की चिंता करेंगे तो नेशनल कैरेक्टर पर काम होता नहीं है जो होना चाहिए। जो कमी क्यों आई है कि अपनी चिंता करने वाले बढ़ गए, कि नेशनल कैरेक्टर पर जो प्रीमियम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। आप में से कितनों को जानते होंगे, सरदार अजीत सिंह का नाम सुना है कभी आपने? ये चाचा होते थे भगत सिंह जी के। भगत सिंह जी का नाम तो सब जानते ही हैं, मैं अजीत सिंह का नाम ले रहा हूं कि ये चाचा होते थे उनके। और देखिए उनको, आप में से कितनों को ध्यान होगा कि वो विदेश चले गए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को बढ़ाने के लिए, और उस व्यक्ति ने 48 साल तक देश से बाहर रहे। कितनी सहायता की होगी, कितनी मेहनत करी होगी, घर से दूर, परिवार से दूर। 48 साल बाद वापस आए, करीब जून के महीने में वो वापस आए भारत। तब आज़ादी का सारा मामला ठीक हो गया था, पासपोर्ट वीज़ा मिलने लगे थे, वापस आए। और वो व्यक्ति जिसने पूरा जीवन उसमें समाया, 15 अगस्त 1947 को जब पंडित नेहरू ने अपना भाषण खत्म किया, उसके थोड़ी देर बाद, शिमला में थे उस समय, बीमार थे, तो उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि अब मेरा जाने का वक्त आ गया, मैं जाऊंगा। तो सबने कहा 48 साल तो विदेश रह के आए हो, अभी क्यों जा रहे हो विदेश? अब तो इधर ही रहो, देश भी आजाद हो गया, आपने क्यों जाना है? कहते नहीं, मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझको जाना है। वो सोच रहे थे कि विदेश जाने की बात कर रहे हैं, और वो सोच रहे थे कि वो जाने की बात कर रहे थे। यानी जिस व्यक्ति ने मृत्यु को भी रोक के रखा कि मैं आजादी देख के जाऊंगा, ऐसे बलिदानी परंपरा के देश में, और 15 अगस्त 1947 को उनकी मृत्यु हुई।
सरदार अजीत सिंह की मृत्यु 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पे झंडा फहर गया, उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे। भीष्म के बाद में शायद दूसरा एग्जाम्पल इतिहास में मिलता है सरदार अजीत सिंह का। तो जो हम सब सुनते हैं, आज भी गाया गया कालजे गीत प्रदीप ने लिखा, जो मैं हर बार कहता हूँ, हर बार उसको बोलता हूँ कि कितना ज़रूरी है वो, जो वो कहते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी। ऐसी कितनी घटनाएं मिलेंगी। वीर सावरकर, आपको मालूम होगा वीर सावरकर को 2 जन्म की सजा हुई। तो जब उनको अंडमान निकोबार जेल भेजा जा रहा था, उससे पहले महाराष्ट्र की डोंगरी जेल में उनको बंद करके रखा गया। महाराष्ट्र की डोंगरी जेल में बंद करके रखा गया। उनकी पत्नी 19 साल की थी, यमुनाबाई उनका नाम था, वो उनसे मिलने आई। तो जब सावरकर को लाया गया तो पूरे उनको बेड़ियों में, पैरों में सारा जकड़ा हुआ था, तो वो रोने लगी। कहती हैं कि 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी, 4 साल पहले आप विदेश गए थे, बैरिस्टर की पढ़ाई करने को गए थे, सोचा था बैरिस्टर बन के आओगे, कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं बेड़ियों में मैं देखूंगी इस तरह से आपको, तो रोने लगी। तो सावरकर जैसा कठोर व्यक्तित्व भी पसीज गया, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि इसकी क्या अपेक्षा मुझसे रही होगी, और आगे जो इसको जीवन मिलने वाला है, कितना चुनौतियों का जीवन मिलने वाला है, तो उसकी जो भी अपेक्षा रही होगी, ये कितना इसके साथ अजीब हुआ होगा। लेकिन कुछ क्षण तो वो भावुक हुए, फिर वापस आए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, कुछ लोगों का तो जीवन ही इसलिए आया है कि कल को जो हमारे बच्चे हैं वो एक अच्छा जीवन ले सके, देश आजाद हो सके। आप मानो कि मेरा आपका जन्म ही इसलिए हुआ है। आजाद भारत हमारा बलिदान और त्याग समझेगा। आजाद, उन्होंने क्या कहा, आजाद भारत हमारा बलिदान और त्याग समझेगा। मुझे नहीं पता आजाद भारत ने कितना बलिदान और त्याग समझा होगा, लेकिन कम से कम 2 दिन तो हमको यह समझना ही चाहिए कि जिन लोगों ने इतनी शहादत दी, वीर सावरकर हो चाहे अजीत सिंह, 2 नाम मैंने लिए, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके कारण से आज ये भारत आजाद है। तो उन्होंने अपना काम किया, लेकिन यूनिवर्सिटीज अपना काम ठीक नहीं कर रही, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में देश प्रेम की भावना को विकसित करना, देश के लिए संस्कार का निर्माण करना, अच्छे नागरिक देश और समाज को देना, यह विश्वविद्यालय का काम है, और यह विश्वविद्यालय करने में नाकाम है। जब बच्चा हमारे पास 20 साल को आता है, मैं सारा एजुकेशन सिस्टम जोड़ के ही बोल रहा हूं कि मां लाती है 3.5 साल का भोला सा बच्चा, और 23 साल में जब हम उसको निकालते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि उसमें कोई कमी है, वो अपनी चिंता कर रहा है, दूसरों की चिंता नहीं कर रहा है, तो उस भोले बच्चे का कसूर है या हमारी व्यवस्था का कसूर है? और अगर व्यवस्था का कसूर है तो उसमें अध्यापकों का बहुत बड़ा कसूर है, उसमें करिकुलम डिजाइन करने वालों का बहुत बड़ा कसूर है, और ये जो इकोसिस्टम है इसका बहुत बड़ा कसूर है। इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। मैथिली शरण गुप्त ने ठीक कहा था कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें है स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये जब मैं कमी देखता हूं, मैं खुद भी देखता हूं, महसूस भी करता हूं, आप सब भी अपने जीवन में देखते होंगे, हमारे अपने बच्चों में भी हम देखते हैं और हम में भी देखते हैं। मैं समझता हूं कि इस पे एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता आज 70 साल के बाद है, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने उस समय ये नहीं सोचा था। ये टीचर्स का काम है। एक गुरु गोविंद सिंह के बच्चों पर एक कविता है, हमने बचपन में सुनी थी। उनके 4 बच्चे थे, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे, 2 युद्ध में मारे गए और 2 को दीवार में चिनवाया गया। मालूम है ये घटना सबको? ऐसे भी हैं जिनको नहीं मालूम है ये घटना, बहुत सारे होंगे नहीं मालूम होगी। कोई बात नहीं, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती तो हमारी है कि आपको पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया इस बारे में। इसी कारण से कमी लगती है कि एक कविता है, मैं 2 मिनट की आपको सुनाता हूं, बचपन में कभी पढ़ी थी और शायद कभी याद की होगी कि कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे, गुरु गोविंद के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे, अगर थे उम्र के कच्चे मगर थे सिंह के बच्चे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, नाम थे बच्चों के। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। ऐसी व्यवस्थाओं का देश, ऐसी व्यवस्थाओं के देश में
जहां पे बड़ा बच्चा जोरावर सिंह रोने लगता है जब दीवार चिन रही है छोटे बच्चे के, छोटे भाई कि वो बोलता है, छोटा भाई बोलता है कि आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या डर लग रहा है क्या? उसने कहा डर नहीं लग रहा, मैं पहले आया था, जाना मुझे पहले था, पर दीवार तेरी पहले पूरी हो जाएगी, जाना तुझे पहले पड़ेगा। ऐसे बच्चे पैदा करने वाला देश यदि आज चिंता का कारण है तो हम सबको अपने मनों में झांकने की जरूरत है, यूनिवर्सिटीज को, स्कूल्स को, क्योंकि देश समाज हमसे अपेक्षा करता है कि हम ऐसी कोई परिस्थिति न आने दें। ये मैं समझता हूँ शिक्षा व्यवस्था में नेशनल कैरेक्टर पर काम होना चाहिए। अगर काम होगा तो ही हम देश की आगे की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, मेहनत के लिए, एकता के लिए, राष्ट्र को सही मार्गदर्शन देने के लिए। और एक और बात मैं सोचता हूं, हमको वही काम करना चाहिए जिसमें देश का हित हो, क्योंकि उसमें हमारा हित तो होगा ही। और यदि देश का हित है और नहीं होता और हमारा हित होता है तो वो काम में कुछ गड़बड़ है, वो काम कहीं ना कहीं कुछ गलत है। जिसमें देश का हित नहीं, हमारा हित है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर हमारा ऑब्जेक्टिव देश के हित में ही काम करने का रहेगा तो आप मत चिंता कीजिए, ये देश बहुत सक्षम है आपके हित की रक्षा करने के लिए, ये देश बहुत सक्षम है आपको बहुत कुछ देने के लिए, ये देश बहुत सक्षम है आपको बहुत सारा कुछ देने के लिए, ये देगा। लेकिन अगर आप अपनी चिंता करेंगे तो फिर जो हालत बनती है उसकी, वही एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं हमें शिक्षा व्यवस्था में काम करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। अंतिम एक हरिओम पंवार जी की लाइनें कुछ बोलूंगा, मेरे को बहुत पसंद हैं, क्योंकि भारत ऐसा था नहीं कभी कि इतनी चिंता करने की आवश्यकता पड़े इस काम के लिए। उन्होंने कहा था कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था। हरिओम पंवार हिंदी के बहुत बड़े पोएट हैं, यहाँ भी कई बार आए हैं कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे, सीता जी के सत के आगे रावण को डरते देखा था, सीता जी के सत के आगे रावण को डरते देखा था, धरती को फटते देखा था, इंद्रधनुष के डर के आगे रावण को डरते देखा था, हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन चढ़ जाता था, लेकिन जाने या अनजाने भूलें कर बैठे थे भारी, इन भूलों के चक्कर में हमने आज़ादी भी हारी। ये आज़ादी ताकत के बिना अधूरी है, ये आज़ादी ताकत के बिना अधूरी है। इसलिए हमारे हाथों में एटम बम, वो एटम बम पे लिख रहे थे, एटम बम बहुत जरूरी है। बात यह कि वो तो ताकत देश को चाहिए, वो ताकत केवल टेक्नोलॉजी देगी, यस देगी, वो ताकत क्या केवल पैसा देगा, हाँ देगा, क्या वो ताकत इकोनॉमिक ग्रोथ देगी, देगी, क्या वो ताकत हमारे मिलिट्री आर्मी फोर्सेस देंगी, लेकिन इससे ज्यादा ये 131 करोड़ लोगों का मनोबल देगा। वो ठीक होगा, वो सही दिशा में होगा, देश की चिंता करने वाला होगा, तो सब अपने आप होगा। और 26 जनवरी का दिन ये प्रण लेने का दिन है कि हम ऐसा कोई काम नहीं अपनी जिंदगी में करेंगे जो इस देश के खिलाफ हो, इसकी चिंता करेंगे, और अपनी चिंता का काम आप अपने देश को सौंप दो, ये अपने आप आपकी चिंता करेगा। आप केवल देश की चिंता करो। अगर हम इसमें थोड़ा बहुत भी करेंगे, करिकुलम से लेके हर चीज़ पे, मेरी टीचर्स से भी ये एक रिक्वेस्ट है कि हम इस दिशा में सोचना शुरू करें, रोज़ पढ़ाते हुए सोचना शुरू करें, तो धीरे धीरे, ये कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है, ना एक दिन में ये खराब हुआ है, ना एक दिन में ये खराब हुआ है। 1947 के बाद वाले सारे चले गए, अब एक दिन में खराब भी नहीं हुआ है, पर देश टीचर्स से बहुत अपेक्षा रखता है, क्योंकि उनके पास में देश की भावी पीढ़ी के निर्माण का काम है। हम सबको उसमें अपना योगदान सही तरीके से देना चाहिए। हमको बहुत भगवान सद्बुद्धि दे, शक्ति दे कि भारत के विश्वविद्यालय, भारत का एजुकेशन सिस्टम, भारत के स्कूल्स इस दिशा में काम करें। यही शहीदों को हमारा राष्ट्र प्रेम होगा और यही देश की चिंता करने का हमारा काम होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई 70वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।